Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 15 of International Trade. We are in the export procedure. Still, the points are remain. So it's a long procedure. So look after it, other points which are completed, and also today whatever the points are there, and I will complete today that export procedure. सो सिंपल थिंग आपको यही ध्यान में रखनी है कि ये बहुत लंबी प्रोसीजर है, यानी कि इट विल टेक मोर देन 1 वीक और 2 वीक्स टू कंप्लीट ऑल दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोसीजर इन रूटीन. यानी इससे भी ज़्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स है तो ये 2-5 दिन में ख़त्म हो जाता है. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोर्टर्स, फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, फॉर द ट्रेडर्स एंड दोज हु आर द एक्सपोर्ट हाउसेस. सो लास्ट 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट प्रोसीजर आर हियर. But before starting, I just want to tell you, just remind you that obtaining cutting order, उसके बाद मैट रिसिप्ट आएगा और उसके बाद बिल ऑफ lading ये होगा. उसके बाद ही आपका गुड्स पर्टिकुलरली जो भी इम्पोर्टर के पास जाएगा उसको सही मायने में उसकी रिसिप्ट की कॉपी मिलेगी, तभी वो उसको अनलोड कर सकेगा. ये सब इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है. लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. पॉइंट नंबर 13, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो किसी की ओरिजिनेशन के बारे में आपसे कुछ डिमांड कर रहा है. लेट्स सी द सर्टिफिकेट डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स वेयर द गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. यानी वॉट एवर और विच एवर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपोर्टर, या वो प्रोड्यूसर है तो उसके तरफ से, या भी वो एक्सपोर्टर ओनली है तो उसने जिससे गुड्स लिए वो कहाँ वो प्रोड्यूस हुए है, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे एक सर्टिफिकेट में लिखना है. दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. इन शॉर्ट यू कैन से कि जब गुड्स को हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया तब से ये प्रोसेस चालू कर देना पड़ेगा. लेकिन आपको मालूम नहीं होता है कई बार कि हम जब एक्सपोर्ट करने वाले तो इसकी डिमांड होगी, तो आप बाद में उसको इश्यू करवाते हो, लेकिन इट इज कंपलसरी फॉर द एक्सपोर्टर. अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट मेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के जो भी एग्रीमेंट होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं. रिस्पेक्टेड कंट्रीज प्रोवाइड रिलीफ ऑन इम्पोर्ट एक्साइज. यानी कि जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो उस टाइम पे आपको जो भी आपकी कंट्री की तरफ से बेनिफिट है वो तो मिलने ही वाले. हमने देखे इंसेंटिव्स फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड, राइट. लेकिन ऐसे ही कई बेनिफिट्स इंपोर्टर को भी मिलते हैं, बिकॉज वेन एवर ही विल इंपोर्ट द गुड्स ही विल गेट सम बेनिफिट्स. तो एग्रीमेंट के हिसाब से अलग अलग कंट्री और रिस्पेक्टिव कंट्रीज जो भी है हम जो उसको प्रोवाइड करते हैं गुड्स, उसको कोई ना कोई तरीके से रिलीफ मिलती है import excise में. In order to get relief under this agreement, a certificate of origin for that particular goods is required. यानी समझ लो कि वियतनाम नाम का एक देश है, वियतनाम नाम का, ठीक है. तो उस देश को, उस कंट्री को अगर इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना है तो हम तो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है. हमको हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के हिसाब से जो भी इंसेंटिव्स है वो देगी. हमने पूरा लिस्ट देखा था 7-8 अलग अलग पॉइंट का, उसके हिसाब से हमको तो मिलता है. उस लिस्ट में वियतनाम का नाम भी है. अब वियतनाम की गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि वेन एवर यू विल इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ द कंट्री, राइट, उसका एक लिस्ट है उसके पास, उसमें इंडिया है. तो आप इंडिया से जब गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी में 10% रिलीफ मिलेगा. यानी कि 15% या 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी या फिर जो भी एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, ड्यूटी पे करनी है, उसके ऊपर आपको हाफ हो जाएगी. तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये गुड्स इंडिया के हैं? सो इंडियन एक्सपोर्टर विल प्रोवाइड और प्रोड्यूसर विल प्रोवाइड दिस सर्टिफिकेट. ऑन दिस बेसिस वियतनाम गवर्नमेंट विल गिव टू दैट कंट्रीज डिफरेंट कंपनीज पर्टिकुलर दैट टाइप ऑफ द रिलीफ. तो उनको ये रिलीफ मिलेगी तभी मिलेगी जब हम यहाँ से, एक्सपोर्टर यहाँ से वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगा. तो रिलीफ अंडर दिस एग्रीमेंट. और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स इज रिक्वायर्ड. यानी इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ, जो रिलीफ मिलने वाली है वियतनाम को इस एग्रीमेंट के तौर पर, तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स इज रिक्वायर्ड. तो उसके लिए उसको ये सर्टिफिकेट चाहिए. सच सर्टिफिकेट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, अगर आप उसके मेंबर हो, नहीं हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो होगा ही, और कुछ भी नहीं है तो गवर्नमेंट तो देगा. तो ये 3 है. और हर कोई इस ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर होते हैं, हर कोई ट्रेडर्स यानी कि जो भी कंपनीज होती है, और लास्ट में गवर्नमेंट. तो आपको ये तीनों में से मिल जाएगा आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सो दैट इज द वन थिंग रिलेटेड टू द प्रोसीजर. नेक्स्ट वन, कंज्यूलर इनवॉइस. When the expected goods reaches in the country of the importer,
एक्साइज ऑन दैट गुड्स हैज़ टू बी पेड। जैसे वियतनाम है उसमें गुड्स पहुंच गए तो उसको उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, 15% करनी है 20 की जगह, तो करनी तो है ना। तो टू मेक द पेमेंट ऑफ एक्साइज सिंपल, कंज्यूलर इनवॉइस और कंज्यूलर इनवॉइस इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये याद रखना एक मार्क के लिए। कंज्यूलर इनवॉइस किस काम के लिए चलता है? टू पे और टू मेक द पेमेंट ऑफ द एक्साइज सिंपल, एक्साइज पे ही करना है। इट इज कंपल्सरी टू पे द एक्साइज ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, राइट। तो वेन एवर यू विल पे उसको थोड़ा सिंपल करना है, इसके लिए कंज्यूलर इनवॉइस चाहिए। तो क्या है ये? द कंज्यूलर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री इज वर्किंग इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो एक उसका कंज्यूलर होता है, वो इंपोर्टिंग कंपनी का, जो एक्सपोर्टिंग कंपनी काम करता है, होगा ही 101% होगा। वियतनाम का एक बंदा हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जगह काम करता होगा, वर्किंग एज गवर्नमेंट कंज्यूलर, राइट। कोई भी हो, कोई भी सेशन में कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के उसमें होगा। तो कंज्यूलर ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री इज वर्किंग इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड द एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंज्यूलर इज कॉल्ड कंज्यूलर इनवॉइस। तो वो कंज्यूलर से अपनी कंट्री के हिसाब से, वियतनाम की कंट्री के हिसाब से हम मानी हमारा एक्सपोर्टर वो कंज्यूलर से उसका प्राइस निकलवाएगा, उसको हम बोलते हैं कंज्यूलर इनवॉइस। इनवॉइस आपको मालूम है, राइट, सब्सिडरी बुक्स में आप सीख गए हो। ये इनवॉइस इस वन टाइप के बिल होती है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो कंज्यूलर इनवॉइस एक पर्टिकुलर अंदाजित हम इसको बोलते हैं, राइट, एस्टिमेशन। सो वो उससे मिलता है एंड द डिटेल्स लाइक क्वांटिटी ऑफ द गुड्स होगा, प्राइस ऑल्सो आर दैट। ये इनवॉइस है ना, तो इनवॉइस में और कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये दोनों लिख के हम खत्म करते हैं कि भाई प्रोवाइड अस दिस टाइप ऑफ द थिंग। सो ये दोनों मिल गया, गुड्स और प्राइस आपको मिल जाता है। So that are mentioned in it and the excise is collected on the basis of this। तो इसके हिसाब से आप एक्साइज कलेक्ट कर सकोगे। तो वो जो इम्पोर्टर कंट्री का जो भी कंज्यूलर है हमारी कंट्री में, वो ये सब इन्फॉर्मेशन देगा और कंज्यूलर इनवॉइस देगा, तो उसकी कॉपी भी हम उसको भेज देंगे बाद में, शायद वो भी भेज दे खुद। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन 15 सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। The exporters send the import documents like invoice, insurance, policy or cover note, bill of lading, certificate of origin, consular invoice and bill of exchange etc. to the importer's bank through his bank। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होके हर चीज़ पहुंच जाएगी इंपोर्टर के पास। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं वो सब उसके पास पहुंच जाएंगे। तो ये याद रखो कि वेन एवर दिस टाइप ऑफ द प्रोसीजर इज देयर, जस्ट लुक आफ्टर एवरीथिंग। जो भी आपने एक्सपोर्टर के तौर पर भेजा है वो सबके एक कॉपी रखनी है, एक से ज़्यादा रखो, क्योंकि इसको आपको भेजना भी है। और ये सब कुछ डायरेक्टली नहीं होता है, ये सब कुछ बैंक के थ्रू होता है। और बैंक के थ्रू क्यों होता है वो नीचे देखते हैं हम, लेट्स सी। तो ये सब कुछ हमने डॉक्यूमेंट के नाम दिए, वो सब कुछ इम्पोर्टर के बैंक के थ्रू उसको मिल जाता है, हमारी बैंक भी उसको देती है और हम डायरेक्ट देते हैं। ये सब कुछ मिलाकर क्यों सब कुछ जरूरत है? 16 कलेक्शन ऑफ मनी। इसके लिए द एक्सपोर्टर गिव्स द एडवाइस टू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ द मनी। तो एक्सपोर्टर अपनी बैंक को कोई एडवाइस देती है कि कलेक्ट द मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर, कोई भी तरह, क्योंकि बैंक कनेक्टेड है। तो एक्सपोर्टर राइट्स बिल ऑफ एक्सचेंज टू द इम्पोर्टर in order to collect the amount mentioned in the invoice। तो whatever the different documents are given by the exporters bank to the importer banks और exporter to the importer bank, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए तो एक्सपोर्टर उसको बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मालूम है, जो एक टाइप के रिसीवेबल पेएबल जो बिल्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, सामने वाले के लिए वो बिल्स पेमेंट है, वाइस वर्सा। तो ये सब कुछ होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू द इंपोर्टर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द अमाउंट विच इज मेंशन इन द इनवॉइस, वॉट एवर द इनवॉइसेज आर देयर। हम इसको बिल नहीं बोलते, right, because it is not paid, it is still unpayable, means that means it is not still paid by the importer। okay, हम बोलते हैं उसको unpaid, यानी अभी हमें पैसा नहीं मिला है, it will be payable by the importer within short time period। तो इनवॉइस के हिसाब से वो पेमेंट करेगा। दिस बिल ऑफ एक्सचेंज में भी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये मैंने बोला था कि एक्सपोर्ट पोजीशन में डिटेल में आएगा। DA डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, यानी DA एंड DP। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दो टाइप के हो गए, या तो DP या DA। DP दैट इज डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, DA दैट इज डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। पहले देखते हैं DA। इन DA द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर प्रेजेंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द इम्पोर्टर। जो भी हमने शुरुआत में देखा, ये सब कुछ जो भी इकट्ठा किया है बिल, हमने जो गुड्स भेजने हैं, हमारी बैंक, समझ लो पंजाब नेशनल बैंक, हमारी बैंक ने इम्पोर्टर को ये इन्फॉर्मेशन दे दी, इम्पोर्टर को, रिगार्डिंग द
बिल्स। द बैंक रिलीज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गुड्स। बैंक यहाँ से इंडिया से पीएनबी डॉक्यूमेंट रिलीज करती है इंपोर्टर को। वंस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय द इंपोर्टर, बट इफ इट इज डीपी, यानी एक बार उन्होंने गुड्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने भेजे थे वो एक्सेप्ट कर लिए, तो वो हो गया डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। लेकिन डीपी इज देयर, सो बैंक गिव्स द डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर द फुल पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड। सो वॉट एवर द बिल्स आर मेड और प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर एंड इज गिवन बाय द पीएनबी इन अवर एग्जाम्पल, राइट, हमारे केस में जो पीएनबी है वो तभी उसको रिलीज करेगी जब फुल पेमेंट हो जाएगा इंपोर्टर की तरफ से। यानी ये सेफ्टी है, ये सिक्योरिटी है। Okay, so bill of exchange is made only the full payment is done. So the bank collects the money as per the maturity date of the bill of exchange in DA. So against, अगर acceptance के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट है तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, लेकिन एक सिंपल थिंग है कि बैंक कलेक्ट्स द मनी एज पर द मैच्योरिटी डेट। जो भी उसमें मैच्योरिटी डेट होगी 90 डेज से ज़्यादा नहीं होगी। पार्ट 2 में आप देखोगे अकाउंट के कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज, कम से कम शायद 15 डेज होते हैं, लेकिन 30 डेज की मैच्योरिटी होती भी है, तो उसको भी हम लेके चलेंगे, उस टाइम पर देखेंगे। सो दैट इज मैच्योरिटी डेट पर बिल ऑफ एक्सचेंज इन डीए होते, तो वो भी पैसे तो मिलने ही वाले, वो भी एक टाइप का श्योरिटी ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट्स दोनों चीज़ अलग अलग है, याद रखना। एक में पैसे ऑन द स्पॉट मिलते हैं, एक में मैच्योरिटी डेट पर मिलते हैं। सो वेयर एज इन डीपी द अमाउंट इज असाइंड टू द एक्सपोर्टर, तो उसमें तो पैसे हमको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, तभी हम तो डॉक्यूमेंट छोड़ेंगे यहाँ से। अगर डॉक्यूमेंट यहाँ से रिलीज नहीं होंगे तो हाउ द पर्सन, दैट मीन्स हाउ द इम्पोर्टर विल अनलोड द गुड्स फ्रॉम द शिप, यानी उसको शिपिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट है, राइट, शिपिंग बिल है, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स है, एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, कार्टिंग ऑर्डर के हिसाब से मैट रिसिप्ट मिलेगी, उसके हिसाब से बिल ऑफ लीडिंग मिलेगा, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। ये सब कुछ होगा तभी तो वो गुड्स अनलोड कर सकेगा ना शिपिंग कंपनी के पास से, और उसको एक कॉपी तो भेजनी है, राइट। अगर वो कॉपी होगी, इंपोर्टर रिसीव्स गुड्स ऑन बेसिस ऑफ द बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी नहीं तो वो गुड्स कैसे रिलीज करवाएगा ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से, यानी तो ये सब जरूरी है। तो कई बार पेमेंट होने के बाद भी ये सब कुछ होता है। सो सिंपल, दैट्स द एंड ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीजर। टोटल हमने 16 पॉइंट्स देखे। थोड़ी प्रोसीजर लंबी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नेसेसरी है फॉर द एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्ट हाउसेस। कई बार प्रोड्यूसर खुद एक्सपोर्टर होते हैं, ट्रेडर खुद एक्सपोर्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से उनको यही पॉलिसी फॉलो करनी है इंडिया के लिए, राइट। लेकिन कंट्री बदलाती है, कंट्री चेंज होती है, दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसी और दिस टाइप ऑफ पॉलिसी दे कैन चेंज एट एनी टाइम। तो वो अपने हिसाब से ही सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वो रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज़ WTO। बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास है WTO की, और 10th स्टैंडर्ड में भी उसके कई तरह के अलग अलग टाइप के पॉइंट भी थे। और उसके साथ एक नया पॉइंट है GATT, GATT, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। एंड देन आफ्टर द डिफरेंस इज देयर एंड सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम पॉइंट्स। सो फॉर टुडे द एंड ऑफ द एक्सपोर्ट पॉलिसी। थैंक यू।